जब आप कान के कच्चे होते हैं, आप किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। आप आंखें बंद करके किसी पर भी यकीन कर लेते हैं और सिर्फ यकीन नहीं करते, बल्कि उसके तहत कदम भी उठा लेते हैं। इस तरह का जो नेचर है, वो किस तरह से आपकी क्षमताओं को, आपके आत्मविश्वास को, आपकी सोचने समझने की ताकत को प्रभावित करता है। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ विनय गोयल जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अगर हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि आज के समय में, वर्तमान समय में ये चीज बहुत समझने योग्य है, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जानकारी का भंडार है। हर तरफ से आपके पास जानकारी आ रही है। पहले दुनिया छोटी सी होती थी, आपका गली मोहल्ला दोस्त बस चंद एक लोगों के बीच में जीवन कट जाता था। अब दुनिया बड़ी हो चुकी है। आज आप घर बैठे दूर दूर से कनेक्टेड हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन इससे कुछ गलत भी होता है, क्योंकि हर तरह की जानकारी हमारे पास बिना फिल्टर हुए आ रही है। एक ही चीज को 10 अलग अलग तरीकों से बयां करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक राइटर ने कोई चीज लिखी, 4 लोग अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग विश्वासों वाले, अलग अलग नजरिए वाले आए। उन्होंने उस एक पैराग्राफ को पढ़ा। अब उन्हें उस पैराग्राफ को अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना था। तो क्या होगा? तो हर व्यक्ति उसमें से अपने काम की चीज निकालेगा, साथ में उसमें अपने पॉइंट जोड़ देगा और उसको एक अलग अंदाज में आपके सामने बयां करेगा। तो एक ही पैराग्राफ के 4 अलग अलग मीनिंग आपके सामने पेश हो सकते हैं। गलत कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बेस सबका वही पैराग्राफ है। बेस, आधार, उसमें अनजाने में ही, अगर 50% वो है तो 50% अनजाने में ही उन्होंने अपनी जो भावना है, अपनी जो सोच है, अपना जो नजरिया है, उसको भी इंक्लूड कर दिया। इसी वजह से आप देखेंगे, अक्सर ये बात नोटिस करेंगे, ये बात कही भी जाती है कि जो ओरिजिनल कोई जानकारी कहीं से आ रही है, किसी व्यक्ति से आ रही है, किसी भाषा में आ रही है, उसमें, और जब उसे किसी और भाषा में कोई व्यक्ति ट्रांसलेट करता है या आप तक पहुंचाता है, तो उसमें कितना फर्क हो जाता है। चलिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने धर्म ग्रंथों की ही बात करते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो धर्म ग्रंथ हैं, उनको भी हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। जब हम छोटे होते थे, जब हम 6th 7th क्लास में पढ़ते थे, तो हमसे ना एक पैराग्राफ, जैसे हिंदी या अंग्रेजी में एक पैराग्राफ है, हमसे वो पैराग्राफ, उसका तात्पर्य बताइए। जैसे अक्सर कविताओं में ऐसा होता था, तो वहां हम एक्सप्लेन करते थे कि कवि के कहने का आशय ये है, कवि के कहने का तात्पर्य ये है। तो कई बार उस वक्त भी मुझे लगता था कि कवि ने या लेखक ने जो कहानी लिखी है, उसका तात्पर्य अलग क्यों है, उसका मीनिंग अलग क्यों है? क्या जो लेखक है, जो राइटर है, कहानीकार है, या कविता जिसने लिखी है, वो अपनी भावनाओं को उसी भाषा में क्यों नहीं पेश कर सकता, उसी तरह से क्यों नहीं रख सकता जो एक्चुअल उसकी फीलिंग्स है, या जो उसके विचार हैं, जिसको वो कहानी में पिरो रहा है? हमसे ये क्यों कहा जाता है कि इस पैराग्राफ का क्या तात्पर्य है, ये बताइए। फिर हम लोग उस जो पैराग्राफ होता था या जो कविता होती थी, उसको डिटेल में अपनी भाषा में बताते थे। अब यहाँ पर क्या होता था, हर जो बच्चा है, हर स्टूडेंट है, कुछ बच्चे गाइड से जो का तो रट के उसको पेश कर देते थे, और कुछ बच्चे उनकी अपनी जो अच्छी रचनात्मक क्षमताएं जिनमें होती है, जो खुद खुद ही अच्छे लेखक प्रवृत्ति के हैं, वो बच्चे उसी कहानी का एक अलग मीनिंग, अलग तरह से वो
तात्पर्य अपना बताते थे, क्योंकि उनमें कुछ अच्छा लिखने की क्षमताएं थी, तो चीजों को समझ के अपने तरीके से बताते थे। खैर, अब हम विषय पर आते हैं। हमें कान का कच्चा नहीं बनना है। अगर सब तरफ से जानकारी आ रही है तो एक फिल्टर आपके पास होना चाहिए कि आप सोच समझ के उस जानकारी को अपने दिमाग के अंदर बैठने दें। क्योंकि किसी भी जानकारी को जब आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो कुछ हमारे जो मस्तिष्क है, जिसका इसका जो काम करने का तरीका है, इसके जो न्यूरॉन्स हैं, उनका जो आपस में एक जुड़ाव होता है, वो फिर आपके जो बिलीव सिस्टम है उसके जैसे ही हो जाता है। और इसीलिए हमारे बिलीव जो, या हमारा जो सोच विचार करने की जो तरीके हैं, या कोई डर है या कोई गिल्ट है, इस तरह की भावनाएं जल्दी से जाती नहीं है। वो जल्दी से क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स हैं, जो उनका कम्युनिकेशन का जो आपस में जो उनका जुड़ाव है, वो इस तरीके से हो चुका है, इतना पक्का हो चुका है कि अब वो गिल्ट, वो डर, वो चीजें परमानेंट आपको तंग करती हैं। फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है उनको रिलीज करने के लिए। क्या ही अच्छा हो अगर हम पहले से ही, जब कोई जानकारी हमारे पास आ रही है, क्योंकि आजकल तो जानकारी की बाढ़ है ना, हर तरफ से आ रही है, हम पहले ही उसको अपने दिमाग में फिल्टर करके डालें। फिल्टर करके डालें मतलब अपनी दिमाग, अपनी आंखें खोलकर जो पॉजिटिव है उसको अपने अंदर भरें, जो सही तरीके से तर्क की कसौटी पर कसा जाता है, आपके अनुभव के अनुसार आपको समझ में आता है, जिसमें आपको सत्यता नजर आती है। सोच समझकर उसे अपने अंदर जाने दें। क्योंकि ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वक्त में बहुत सारी इस तरह की आपको जानकारी मिलेगी जो आपको डराएगी, और वो कोरे डर ही हैं, उनका रियलिटी से ताल्लुक नहीं है। अब हम विनय जी के केस पर आते हैं। विनय जी अविवाहित हैं, जबकि उनकी आयु लगभग 40 ईयर्स है। तो देखा जाए तो उनकी विवाह की आयु तो एक तरह से निकल चुकी है। ऐसा नहीं कि उनके लिए रिश्ते नहीं आए, लेकिन उन्हें हमेशा ऐसे लगा कि जैसे वो इस काबिल ही नहीं है कि वो जब कि वो अपनी पार्टनर को अच्छे से रख पाए, एक लड़की को विवाह करके एक अच्छी जीवन दे पाए। जबकि वो काफी संपन्न है, एक अच्छे युवक है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी वो शादी से हमेशा भागते रहे। वो कहते हैं कि जब शादी की बात आती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे, क्या मैं शादी करके गलत तो नहीं करूंगा? क्या मैं अच्छा पति बन पाऊंगा? क्या मैं किसी लड़की के साथ शादी करने योग्य हूं? यानी यहाँ पर विनय जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका खुद का जो आत्मविश्वास है वही डगमगाया हुआ है। अब हम विनय जी की जो पूर्व जन्मों की यात्रा है, उससे उनका जो इस तरह का अपने ऊपर ही अविश्वास है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक 30 वर्षीय युवक हूँ और बहुत संपन्न जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मैं बहुत ही मनमोजी प्रवृत्ति का हूँ। अगले दृश्य में वो कहते हैं, मेरा एक भरा पूरा बड़ा परिवार है जिसमें मेरी 4 संतानें हैं। मैं विवाहित हूँ और मेरी 2 पत्नियां हैं। अगले दृश्य में वो कहते हैं, आज मेरी शादी है और एक बहुत ही कम आयु की लगभग 16 वर्षीय लड़की से मेरा विवाह हो रहा है। लेकिन मेरे घर में कुछ अजीब से तनाव का माहौल है। एक महिला उदास सी मेरे ही साथ बैठी है। शायद वो मेरी पत्नी है और वो
मेरे दूसरे विवाह से नाखुश है। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैं एक संपन्न और पावरफुल परिवार का सदस्य हूँ। अगली दृश्य में वो कहते हैं, मैं अपनी पत्नी को पीट रहा हूँ। मैं उसे बहुत बुरी तरह मार रहा हूँ। मैं बहुत क्रोध में हूँ। मेरे चारों बच्चे कांप रहे हैं और मेरी छोटी पत्नी घूंघट ओढ़े मेरे साथ खड़ी है, बिल्कुल शांत। वो कुछ नहीं बोल रही, सिर्फ मेरी आंखों में देख रही है। मेरी छोटी पत्नी का कहना है कि मेरी बड़ी पत्नी चरित्रहीन है। उसके किसी अन्य पुरुष से संबंध है। यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि पुरुष समाज में उन्होंने 2 विवाह किए हैं, लेकिन जब उनकी छोटी पत्नी ये कह रही है कि उनकी जो बड़ी पत्नी है वो चरित्रहीन है, तो वो क्रोधित है। जबकि 2 विवाह करके यही कार्य तो उन्होंने भी किया है। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि विनय जी बेसिकली एक अच्छे इंसान है, क्योंकि क्या होता है कि जो इंसान अच्छा है, अंतरात्मा से अच्छा है, वो भी कई बार परिस्थितियों की वजह से, या जैसे मैंने अभी कहा कान का कच्चा होने की वजह से, या नासमझी की वजह से कोई गलत कार्य कर तो देता है, लेकिन बहुत जल्दी वो रियलाइज कर देता है और उसको पश्चाताप भी होता है। इसके विपरीत जो बिल्कुल ही मतलब अच्छे स्वभाव के व्यक्ति नहीं है, उनके हाथों जब गलत कार्य होता भी है तो भी ना वो पश्चाताप करते हैं, ना उनके मन में कोई इस चीज का कि कुछ उनसे गलत हुआ है, इस तरह का कोई भाव होता है। यहाँ पर विनय जी ने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से, उनकी पहली पत्नी को मार रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उनकी छोटी पत्नी द्वारा ये बताया गया है कि वो चरित्रहीन है, और उन्होंने अपनी छोटी पत्नी के कहे हुए शब्दों पर ही यकीन कर लिया, और ये उनके कान के कच्चे होने का सबूत है। अगले दृश्य में वो कहते हैं, मैं अपनी पत्नी को मायके छोड़ने जा रहा हूं। उनकी पत्नी जार जार रो रही है, क्योंकि उसे उसके मायके प्रेम पूर्वक नहीं, बल्कि उसके चरित्रहीन होने के कारण छोड़ा जा रहा है। वो बार बार कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन में सिर्फ आप हैं। अपने पूर्व जन्मों की इन झलकियों में विनय जी ने ये जाना कि किस तरीके से उनका जो कान का कच्चा होना है, किसी पर भी आसानी से भरोसा कर लेना है, उनके इस स्वभाव का उनकी छोटी पत्नी के द्वारा इस्तेमाल किया गया, और अनजाने में ही उन्होंने इस कारण अपनी बड़ी पत्नी, जो कि बिल्कुल निर्दोष थी, बल्कि देखा जाए तो दोषी तो वो स्वयं खुद थे, लेकिन भुगतान किसको करना पड़ा? उनकी बड़ी पत्नी को। अगले दृश्य में वो कहते हैं, मेरा पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है। मेरे बच्चे युवा हो चुके हैं, लेकिन वो मेरा सम्मान नहीं करते। मेरी छोटी पत्नी घर की मालकिन है, और एक तरह से वो मुझ पर कंट्रोल करती है, क्योंकि मैं
उसके मशवरे के बिना कोई कार्य नहीं करता। शायद इसी कारण मेरे परिवार में तनाव है। विनय जी ने एक ऐसा जीवन जिया है जहां उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी समझ, इन सबको साइड में रखते हुए सिर्फ किसी ने जो कह दिया उस पर भरोसा करते हुए जीवन के फैसले लिए, बल्कि बहुत खतरनाक फैसले लिए, जिसने उनकी जिंदगी पर तो असर डाला ही, वो तो हुआ ही, लेकिन उनकी बड़ी पत्नी जो बिल्कुल बेकसूर थी, उसके जीवन को भी तितर-बितर कर दिया। अंत में उन्होंने देखा कि जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें बहुत गहराई से इस बात का एहसास था और पछतावा था कि उन्होंने अपनी बड़ी पत्नी के साथ सही नहीं किया। गलती तो उनकी थी, वो तो बेकसूर थी, लेकिन उसे उन्होंने सजा दी और इसी एक दर्द और पश्चाताप की भावना को लिए हुए वो इस दुनिया से चले गए। और जब कोई भाव एक अनसुलझा सा मन में रह जाता है, बिल्कुल आप उसे सुलझा नहीं पाते, समझ नहीं पाते, अनसुलझा सा रहता है, गिल्ट है या पश्चाताप है, उसको लिए लिए ही आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसे आप सुलझा ही नहीं पाते, तो वो नेक्स्ट बर्थ में ज्यों का त्यों ट्रांसफर हो जाता है। जो भी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ किया, जिसका उन्हें पश्चाताप था, खुशी की बात यह कि आज के समय में विनय जी इस तरह की व्यक्ति नहीं है कि वो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाए या उन्हें कोई भी बरगला सके। आज के वक्त में उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा ना, इस चीज को जाना, इस चीज को जिया और अपनी गलती को महसूस किया। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया था अपनी पत्नी के लिए, तो वो अपने आप को मैं एक अच्छा पति नहीं हूं, इस रूप में ही देखते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इसीलिए इस बर्थ में भी उनके अंदर ये फीलिंग है कि वो अच्छे पति बनने लायक नहीं है, वो किसी भी लड़की से विवाह करने लायक नहीं है। ये सारे जो केस हैं, इनमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, जीवन में कुछ ब्लंडर नहीं हुआ, लेकिन जीवन में कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं बहुत कम होती हैं। ध्यान दीजिए, ज्यादातर अगर आप एक एक तुलना करेंगे, आप देखेंगे कि 100 में से मुश्किल से 5% लोग होते होंगे, 2% लोग होते होंगे जिनकी लाइफ में कुछ बड़ी ट्रेजेडी जिसे हम कहते हैं वो है। लेकिन बाकी सारे लोग तो अपनी जीवन की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन्हीं को सही तरीके से, अपने गलत बिलीव, गलत विचारधारा, गलत संस्कारों की वजह से परेशान है। अब ये भी हम समझते हैं कि इन्हें ठीक करना इतना इजी नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं होता। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जब आप कान के कच्चे